Hello children, welcome to ASA Education. Chapter 1 India and the World. ये आपका हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया जो कि सतीश चंद्रा द्वारा लिखी गई है उस बुक का चैप्टर है। बेसिकली ये जो बुक है ये आपको यूपीएससी या और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो हम इस बुक को कवर कर रहे हैं जिसमें अब हमने शुरुआत करी है अपने फर्स्ट चैप्टर से। आप बुक से पढ़ें या आप इन नोट्स को पढ़ें, आपके लिए जो ईज रहे, पर आपको नोट्स में ज्यादा बेटर और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल और इजी हिंदी में समझाने की कोशिश है। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो हमारी 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक का वक्त था। इसमें हम कह सकते हैं लगभग 1000 साल का जो पीरियड रहा, 1000 इयर्स का जो पीरियड रहा, इसमें इंडिया और वर्ल्ड इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। तो जो एशिया है कॉन्टिनेंट या यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, दोनों में ही हमने कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस देखे। अब ये जो महत्वपूर्ण चेंजेस थे ये किस चीज के थे कि बिल्कुल नई और सोशल और पॉलिटिकल फॉर्म्स का राइज होना। और ये जो सोशल और पॉलिटिकल फॉर्म्स राइज हुई इसका बहुत ज्यादा प्रोफाउंड इफेक्ट कह सकते हैं सोच पर और रहने के तरीकों पर लोगों के पड़ा। प्रोफाउंड का मतलब है बहुत ज्यादा इंटेंस इफेक्ट जो है, बहुत जबरदस्त इफेक्ट जो है लोगों की सोच पे और लोगों के रहने के तरीके पर पड़ा। अगर इन्हीं चेंजेस की बात कर रहे हैं तो उसका असर जो इंडिया पे हुआ वो कैसा था, क्योंकि बहुत समय से लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब होता है लंबे समय से जो ट्रेड और कल्चर के रिलेशंस जो हैं हमारे कंट्रीज के साथ थे, जो कि खासतौर से मेडिटेरेनियन सी के अराउंड थी, या जो अलग अलग एम्पायर्स उस टाइम पर राइज करी उस एरिया में, जैसे रोमन और पर्शियन एम्पायर्स थी, उसकी वजह से इंडिया में भी जो है इन चेंजेस का असर देखने को मिला। अब शुरुआत जो है वो हम सबसे पहले करते हैं यूरोप से। यूरोप जो है आप जानते हैं कि वहां पर रोमन एम्पायर थी, माइटी रोमन एम्पायर। माइटी का मतलब है एक बहुत ही बड़ी विशाल रोमन एम्पायर, स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन थर्ड क्वार्टर जो 6th सेंचुरी का था उस तक आते आते ये दो भागों में डिवाइड हो गए। एक बन गया वेस्टर्न पार्ट और एक बन गया आपका ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट जो था उसने कैपिटल रोम में ही अपनी रखी, लेकिन वहां पर जो लोग आए उसमें मेनली स्लेव और जर्मीनियन ट्राइब्समैन जो हैं वो बहुत ज्यादा, उनकी एक तरह से जैसे ना बाढ़ सी आ गई वहां। और ये किस तरफ से आए थे, जो रशिया और जर्मनी की साइड थी वहां से। अब क्योंकि ये जो ट्राइब्स थी ये कई सारे वेव्स की फॉर्म में आई, और ये किसमें ज्यादा इन्वॉल्व थी, इंडल्ज मतलब होता है बहुत ज्यादा जिसमें मजा आता है आपको, खास तौर से रैवेजिंग में। रैवेजिंग मतलब है जैसे चीजों को बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना, और प्लंडरिंग करना। प्लंडरिंग का मतलब होता है चीजों को फोर्सिबली छीन लेना। तो ये जो ट्राइब्स थी इनको बहुत मजा आता था चीजों को खराब करने में, जबरदस्ती को हड़पने में। खास तौर से जो पुरानी रोमन एम्पायर थी उसके जो टेरिटरीज थी, उनके जो क्षेत्र थे, उनसे जो है इन्होंने बहुत ज्यादा वहां पर लूटपाट मचाई। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे समय बीतता गया ये ट्राइब्स जो थी ये भी सेटल हो गई, और सेटल भी कहाँ हुई, अलग अलग हिस्सों में यूरोप के। धीमे धीमे इनका जो एक कैरेक्टर था पुरानी पॉपुलेशन का उसमें भी बहुत ज्यादा जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। इनकी जो लैंग्वेजेस थी, पैटर्न थे जो गवर्नमेंट के, उन सब में भी हमें काफी ज्यादा फिर चेंजेस देखने को मिले। क्योंकि इस पीरियड के दौरान बहुत सारे ट्राइब्समैन जो हैं वो लोकल पॉपुलेशन के साथ उनका एक जुड़ाव हुआ। इसी वजह से बहुत सारे नए मॉडर्न यूरोपियन नेशंस जो हैं उनकी नींव रखी गई। ये था हमारा वेस्टर्न पार्ट। आता है ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न जो पार्ट था ओल्ड रोमन एम्पायर का, उसकी जो कैपिटल थी वो उन्होंने रखी बाइजेंटियम या कॉन्स्टेंटिनोपोल जो जगह है, उसमें जो है इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई।
ये बेसिकली एम्पायर कहलाई बाइजेंटाइन एम्पायर, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो है ईस्टर्न यूरोप शामिल था, साथ ही साथ इसमें आपका मॉडर्न टर्की, सीरिया, नॉर्थ अफ्रीका और इजिप्ट भी इंक्लूडेड थे। अब ये जो बाइजेंटियन एम्पायर थी, इसने क्या किया, जो ट्रेडिशन थे रोमन एम्पायर के उनको जारी रखा, यानी कि उनकी मोनार्की बहुत स्ट्रांग थी, बहुत ही हाईली सेंट्रलाइज्ड इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन रखा। यहां तक कि जो बिलीफ्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उसमें ये काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे इनके कैथोलिक चर्च से, जो कि वेस्ट का था, और उनके जो हेडक्वार्टर्स थे वो रोम में थे। ईस्ट में ये चर्च जो है वो कहलाया ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। अब इसके एफर्ट्स से कह लीजिए, और जो बाइजेंटाइन रूलर्स थे उनके एफर्ट्स के कारण रशिया जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई। बाइजेंटाइन एम्पायर जो थी वो बहुत ही बड़ी और फ्लरिशिंग यानी कि संपन्न एम्पायर थी, और इसने अपना जो ट्रेडिंग थी वो एशिया के साथ जारी रखी। जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो कोलैप्स कर गया। अब इसी एम्पायर ने बहुत सारे नए ट्रेडिशंस जो है गवर्नमेंट और कल्चर के उनको क्रिएट किया। बाद में इन्हीं को एब्जॉर्ब किया गया अरब्स के द्वारा, जब उन्होंने सीरिया और इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। ये एम्पायर जो है एक ब्रिज की तरह एक्ट कर रही थी ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन और अरब वर्ल्ड के बीच। इसने काफी मदद करी रिवाइव करने में जो ग्रीक लर्निंग है वेस्ट के अंदर। पर मिडिल ऑफ द 15th सेंचुरी तक आते आते ये गायब हो। वजह क्या थी? कॉन्स्टेंटिनोपोल जो है वो टर्क्स के हाथों जो है एक तरह से उन्होंने इसको ओवरटेक कर लिया। बहुत समय तक जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो कोलैप्स कर गई, तो सदियों तक जो सिटीज थी वेस्टर्न यूरोप की वो वर्चुअल तौर पर गायब हो गई। नतीजा क्या था, या नतीजा क्या कह सकते, कारण क्या था? गोल्ड की एब्सेंस, जो रोमन्स को अफ्रीका से मिलता, और ये इसका इस्तेमाल करते थे ओरिएंट के साथ ट्रेड करने के लिए। ओरिएंट मतलब जो पुराना ओल्ड फैशन नेम एशिया का है वो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो क्योंकि जब गोल्ड की कमी हो गई, जिनको जो रोमन को अफ्रीका से मिलता था उसका इस्तेमाल वो ओरिएंट के साथ करते थे, तो इसलिए वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो एक तरह से कोलैप्स कर गई, जो सारी सिटीज थी वो गायब हो गई। हिस्टोरियंस के द्वारा इसको जो है डार्क एज कहते हैं। जो पीरियड 6th और 10th सेंचुरी के बीच का रहा उसे डार्क एज कहते हैं। 10th सेंचुरी से आप कह सकते हैं पीरियड आया जब एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन जो है वो देखने को मिला। इस एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के कारण एक रास्ता खुला कि दोबारा से सिटी लाइफ को रिवाइव किया और फॉरेन ट्रेड की फिर से ग्रोथ होनी शुरू हुई। 12th सेंचुरी से 14th सेंचुरी के बीच में वेस्टर्न यूरोप ने एक ऊंचा दर्जा संपन्नता का हासिल कर लिया। इसका जो एक मुख्य फीचर कह सकते हैं वो था कि साइंस और टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हुई, टाउन्स की ग्रोथ होने लग गई, यूनिवर्सिटीज जो है कई सारे शहरों में स्टैब्लिश होने लग गई, जैसे कि पैडुआ और मिलान इटली में। ये जो यूनिवर्सिटीज थी इनका बहुत अहम रोल था, क्योंकि इनकी वजह से ही नई लर्निंग और नए आइडियाज की ग्रोथ होनी शुरू, जिसके कारण रेनेसां हुआ और नए यूरोप का राइज हुआ। आपको उम्मीद है ये वाला जो भी मैंने बताया है समझ में आया। अगर आपको लगता है अच्छा है, समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले पार्ट।